हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित पांडे, आपके पांडे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि माल सूची निवेश और आपका स्थिर निवेश क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने उसको बहुत अच्छे से जाना था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि निवेश के जो और भी टाइप्स हैं, यानी कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मूल्यह्रास कोई निवेश का प्रकार नहीं, ये एक तरह से इनमें से लिख लिया एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ऐसा टॉपिक है, निवेश का पार्ट मत समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं पहले सकल निवेश। देखिए सकल निवेश क्या होता है। वर्ष, देखिए मैंने लिख रखा है आपका डेफिनेशन, वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों अथवा माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया व्यय सकल निवेश कहलाता है। देखिए पढ़ते ही समझ आ रही होगी आप लोगों को कि वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों अथवा माल सूची स्टॉक, यानी दोनों पे, यानी कि जो आपकी स्थिर है प्लांट मशीनरी, और माल सूची यानी कि बिन बिका हुआ माल, कच्चा माल या भी जो प्रोसेसिंग में है। ठीक है दोस्तों, तो वो दोनों पर जो टोटल खर्चा किया गया है खरीदने पे, उनको खरीदने के लिए जो टोटल खरीदने या उनको बनाने में जो खर्चा करा गया है उत्पादक द्वारा, वो सकल निवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सकल मतलब ग्रोस यानी पूरा। सकल में तो माल सूची भी, इन्वेंट्री भी और आपका फिक्स भी, दोनों जो आपका इन्वेस्टमेंट है, दोनों पे जो खर्चा किया गया है उसको बनाने में या खरीदने में, दो भी, वो आपका सकल निवेश होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ग्रीन हेडलाइन से लिख रखा है, याद रखें, जो कि इंपॉर्टेंट है। सकल निवेश और सकल निवेश इसी याद रखें में हम मूल्यह्रास भी जानते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है, शुद्ध निवेश भी। ठीक है दोस्तों, खैर मूल्यह्रास एक अलग से टॉपिक में आगे पढ़ेंगे इस आगे वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, उत्पादकों के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको अगर समझ लोगे तो आपको सकल, शुद्ध और मूल्यह्रास में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मैंने इस तरह से इनको लिखा है, डिफाइन करा गया है। लिखने में काफ़ी मेहनत करी है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। उत्पादकों के पास बिना बिकी वस्तुओं के स्टॉक को स्वयं उत्पादकों द्वारा की गई खरीद माना जाता है। देखिए इसमें बोला गया है, जो अगर उत्पादक होता है उसके बाद जो बिना बिका माल का स्टॉक है, यानी कि जो बिक नहीं पाया है, ठीक है, वो जो बिना बिका माल का जो स्टॉक है, उसको उसके द्वारा ही खरीदा हुआ माल समझा जाएगा। उसके द्वारा ही खरीदा माल समझा जाएगा। क्यों खरीदा समझा माल समझा जाएगा? क्योंकि एक तरह से उसने ही उस पर पैसा लगाया है, उसको उसने बनाया है। अब उसको बिका नहीं तो वो खुद ही अब उसके पास है, तो उसका उस तरह से उसका ही खरीदा हुआ माल माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मैंने 10 पीस बनाए, 10 में से बाज़ार में 5 पीस बचे, 5 पीस मेरे पास है, तो उसको तो एक तरह से मेरे पास ही है, मैंने ही खरीद लिया, एक तरह से मेरे पास ही रहेंगे, तो मेरा ही खरीदा माना जाएगा उसे। ठीक है, क्योंकि मैंने ही इस पर पैसा लगाया, इसको बनाने में, बनाना और खरीदना एक ही तरह हो गया ना। तो दोस्तों, तो क्या है कि जो बिना बिका माल का जो स्टॉक है वो उनके द्वारा की गई खरीदी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना, दूसरा क्या है, सकल निवेश में घिसी पिटी परिसंपत्तियों के स्थान पर नव परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय भी सम्मिलित होता है आपका सकल निवेश में। अब देखिए घिसी पिटी परिसंपत्ति, यानी कि जो घिसी पिटी मतलब यहाँ पे है जो जिनमें डिफेक्ट आ गया, टूट फूट गई है। देखिए घिसी पिटी यानी कि आपका मशीन है। अब देखिए मशीन काफ़ी लॉन्ग टर्म टिकाऊ वस्तु होती है, टिकाऊ स्थिर पूंजी वस्तु होती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ये कई साल 10, 12, 15 साल बाद तो जाके घिसी जाती है, थोड़ा टूट फूट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उनमें खराबी तो आई जाती है। तो उनको यानी घिसी पिटी परिसंपत्तियाँ, उनको बदल कर, उनका रिप्लेसमेंट करके उनकी जगह नई परिसंपत्ति यानी नई मशीन लाना पे जो किया गया खर्चा है, वो भी सकल निवेश में ऐड किया जाएगा और सकल निवेश का एक पार्ट ही माना जाएगा। सकल निवेश नहीं माना जाएगा, उसका भाग, उसका पार्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो घिसी पिटी परिसंपत्तियों के स्थान पर नई जो आपके एसेट्स हैं उन पर किया गया जो एक्सपेंडिचर है, उनको क्या है, सकल निवेश का भाग माना जाएगा, यानी कि उसको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है, इसमें देखिए आपको शुद्ध निवेश पता लग जाएगा। शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को घटाने से, देखो दोस्तों, ये जो आप ये लाइन ये देख रहे हैं, ये जो मूल्य ह्रास को घटाने से क्या प्राप्त होगा आपको, शुद्ध निवेश। क्या प्राप्त होगा, शुद्ध निवेश। देखिए इसमें बोला गया है कि सकल निवेश से, यानी कि जो टोटल जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसमें से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास। देखिए मूल्य ह्रास क्या होता है, मूल्य का ह्रास, डेप्रिसिएशन, यानी किसी चीज़ में कमी आना, किसी के मूल्य में ह्रास मतलब कमी आना।
अब देखिए कमी कहते हैं कि मान लीजिए टूट फूट परिसंपत्तियाँ हैं, पहले जो मैंने मशीन खरीदी तो वो 1 लाख की है और 10 साल बाद वो 1 लाख की रहेगी नहीं ना। अब वो कितने हो जाएगी, 20, 30, 25 कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, टूट फूट आने के कारण, या उसका जो चलन नहीं, या उसका ट्रेंड बदल गया। ट्रेंड नहीं है, मान लो अब उस पुराने ज़माने की मशीन नहीं चल रही, अब अच्छी हाई टेक ज़माने का ट्रेंड है, तो लोग उसको ज़्यादा लेना पसंद करेंगे ना। पुराने माल का तो ऑटोमेटिक माल मूल्य गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होगी, ट्रेंड चेंज हो गया, तो उससे भी उसके मूल्य में ह्रास होगा, या उसके जो टूट फूट से या जो उससे घिसावट से उससे मूल्य ह्रास होगा, तो उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। तो उसको घटाने में से, किस में से, सकल में से, सकल निवेश में आप उसको घटा देंगे तो आपको शुद्ध निवेश यानी कि जो आपने एक्चुअल निवेश, जो प्योर निवेश है वो निकल आएगा। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह समझिए, कैसे, मान लीजिए आप मूवी देखते होंगे, मूवी तो सब देखते हैं, तो मूवी में आप देखते हैं कि इसमें दो तरह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जाते हैं, तो ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस मतलब सकल, नेट मतलब ये शुद्ध, ठीक है दोस्तों। तो उसमें बोलते हैं कि जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो मान लीजिए किसी फिल्म का 300 करोड़ हुआ है, ठीक है। अब वहीं फिर बोलते हैं नेट कलेक्शन उसका 228 करोड़ हुआ है, या 200-250, यानी कि सकल से नेट ग्रोस से कम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रोस मतलब होता है कि जो कितनी टोटल कमाई करी है, पूरे टोटल, ठीक है। उसमें टैक्स भी इंक्लूड है, क्योंकि टैक्स भी तो जाएगा सरकार को, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। और वही नेट का मतलब होता है कि उसमें से टैक्स हटा दिया गया है, सरकार को टैक्स दे के जो अब बचा है वो उसकी एक्चुअल कमाई मानी जाएगी ना, वही तो एक्चुअल कमाई मानी जाएगी। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, सकल निवेश में से जो टूट फूट की जो किया गया खर्चा है, जो टूट फूट या सर्विस पे किया गया खर्चा है, उसको घटाकर हमारा तभी तो एक्चुअल निवेश आएगा, है ना, जो एक्चुअल हमने निवेश कितना करा है, तो आपका यही शुद्ध निवेश है, ठीक है दोस्तों। तो स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को सकल निवेश में से घटा दोगे तो आपका एक्चुअल निवेश यानी शुद्ध निवेश आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आपको क्या बन जाएगा, शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास माइनस सकल निवेश मत कर देना, क्यों? क्योंकि बड़ा कॉम्पोनेंट में से सकल निवेश, क्योंकि सकल निवेश का ही पार्ट एक मूल्य ह्रास है, ना कि नोट मूल्य ह्रास का पार्ट है सकल निवेश। तो सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटेगा। तो ऐसे ही सकल निवेश का क्या टाइप वो बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाएगा, अब ये मूल्य ह्रास जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। अब दोबारा से अगर मूल्य ह्रास को शुद्ध निवेश में जोड़ दो तो दोबारा से तो सकल निवेश आ जाएगा, क्योंकि सकल निवेश में जब मूल्य ह्रास घटा में शुद्ध निवेश आया, तो शुद्ध निवेश में मूल्य ह्रास जोड़ने पर सकल निवेश आ जाएगा। तो दोस्तों ये था, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे मैं क्या कंसेप्ट था, सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्य ह्रास, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मूल्य ह्रास। देखिए मूल्य ह्रास टॉपिक है, उस चीज़ को समझ लेते हैं क्या है। इसमें बोला गया जो फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट में जो आपके नॉर्मल जो डिफेक्ट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ आपका, यानी स्थिर परिस्थितियों के सामान्य टूट फूट या घिसावट के कारण उनके मूल्य में कमी आना ही मूल्य ह्रास कहलाता है। देखिए स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं आपकी, देखिए स्थिर परिसंपत्तियाँ मतलब जो आपकी जो फिक्स एसेट जैसे कि मशीन प्लांट, हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में बहुत अच्छे से, उनमें जो सामान्य टूट फूट यानी कि जो नॉर्मली होता ही है, मान लो कोई चीज़ को आप यूज़ करोगे तो कुछ समय बाद उसमें जो डिफेक्ट आएगा, टूट फूट आएगी, वो तो आना ही, सामान्य टूट फूट मतलब यहाँ पे, या घिसावट के कारण उनके मूल्य में कमी आना ही मूल्य ह्रास कहलाता है। मैंने बोला ना कि उनके मूल्य में कमी आना ही मूल्य ह्रास कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि जो अब जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें जो घिसावट होती है, उस घिसावट या टूट फूट के कारण जो उनके मूल्य में कमी आती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने, मेरी फैक्ट्री में मशीन है, अब मशीन को मैंने ख़रीदा 1 लाख में शुरुआती, नहीं, अब 10 साल हो गए उसको, 10 साल बाद में उसको क्या है, उसमें कुछ टूट फूट हो गई है, घिसावट आ गया, पहले ऐसी काम नहीं करती, तो अब भी क्या वो 1 लाख की होगी, नहीं ना, अब उसके क्या मूल्य में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी, अब वो हो जाएगी 30 की, 35 की, तो उसको क्या कहेंगे, मूल्य ह्रास, यानी उसके मूल्य में क्या है, ह्रास होना, कमी आना, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम मूल्य ह्रास को एक और लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने लिख रखा है पर्पल से हेडलाइट करके, इसको स्थिर पूंजी को भोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर पूंजी को भोग, यानी कि इसमें देखिए मूल्य ह्रास में हमेशा जो मूल्य ह्रास होता है वो स्थिर का ही होता है, जो मूल्य में कमी आती है वो तो स्थिर में ही होती है ना। अब आप बोलो कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। अस्थिर, जैसे कोई अस्थिर पूंजी ले लेते हैं, अस्थिर परिसंपत्ति, जैसे हम नोट ले लेते हैं, नोट, अब आज आप पे एटीएम से कड़कड़ा 10 का चमकता नोट है, अब वो 5 साल बाद वो नोट कैसे रखे रहो, नोट में थोड़ा क्या है, गंदा हो गया, धूल मिट्टी आ गई, थोड़े से धुंधले शब्द पड़ गए,
तो क्या वो 10 का नोट का जो वैल्यू को 10 से 9 रुपये हो जाएगी? नहीं ना, अब भी तो 10 की रहेगी वो। तो मूल्य ह्रास आपका स्थिर परिसंपत्तियों का होता है, ना कि अस्थिर का। ठीक है दोस्तों, तो उसको इसलिए स्थिर पूंजी को भोग कहते हैं, यानी कि हम स्थिर पूंजी का जो यूज़ करके जो उसमें घिसावट टूट फूट आएगी वो आपका मूल्य ह्रास होगा। ठीक है, और देखिए मूल्य ह्रास आपका सामान्य टूट फूट से नहीं, आपके चलन से भी आता है, प्रचलन यानी ट्रेंड से। किस प्रकार? देखिए 2 तरह के होते हैं आपके, प्रत्याशित अप्रचलन, दूसरा अप्रत्याशित अप्रचलन। यानी कि प्रत्याशित यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया है, यानी कि जो हमें पता होता है कि ये हमने एक्सपेक्ट किया, हम या अपने मान के चलते कि ये हो सकता है, ये होगा। ठीक है, और अप्रत्याशित जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। तो प्रत्याशित अप्रचलन में क्या है? पहला पॉइंट, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण, यानी कि प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, तकनीक, उसमें जो चेंजेस आते हैं उनके कारण। अब देखिए कोई भी उद्योग है, उद्योगपति है, कोई भी इंडस्ट्रियल है या कोई भी बिजनेसमैन है, अब उसे पता है कि हमेशा एक जैसी टेक्नोलॉजी थोड़ी रहेगी, अब आगे जाके हाईटेक हो जाए तो हाईटेक वस्तु बनेगी, तो जो हम अभी जो सामान है उसका तो मूल्य घट जाएगा, तो उसके लिए वो तैयार रहता है। उसे मतलब पता होता है, ये एक्सपेक्ट करके चलता है ये चीज़ें, जो उसको अपने अनुभव या अपने ज्ञान से उनको पता रहता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए वो तैयार होकर चलता है। तो ऐसे ट्रेंड, ऐसे अप्रचलन, यानी जो ट्रेंड में से उतर जाना, ठीक है, वो कैसे होता है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण। जैसे कि मान लीजिए, कैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 30 साल पहले क्या है, सॉरी 20 साल पहले ले लो, 20 साल पहले क्या है? ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी। ठीक है दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आया, अब कलर टीवी आई। ठीक है, तो अब क्या है? ब्लैक एंड वाइट की क्या है? ट्रेंड खत्म, अब ब्लैक एंड वाइट ट्रेंड लोग लेते नहीं थे। अब क्या, ब्लैक एंड वाइट की क्या मांग, डिमांड कम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? उसका मूल्य में भी अब कमी आ गई, उतनी महंगी थोड़ी मिलती थी अब वो ट्रेंड कम, तो उसके मूल्य में अब कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो क्यों आई? टेक्नोलॉजी के कारण, परिवर्तन के कारण। अब ऐसी कलर टीवी, अब क्या, कलर टीवी का ट्रेंड जब था, फिर उसके आगे टेक्नोलॉजी थोड़ी और चेंज हुई, फिर आपका क्या है? LED टीवी आ गई अब। तो अब क्या है? अब कलर टीवी का ट्रेंड खत्म, तो उसके मूल्य में कमी आ गई। तो यानी कि जो ट्रेंड में कमी आने से भी जो, अब देखिए ये जो बिजनेसमैन है, अब उन्हें ये पता था कि जितना विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो चीज़ें हमारी क्या है? ट्रेंड से उतरती रहेगी। तो इस चीज़ को ये एक्सपेक्ट करके पहले से ही चलते हैं, इन्हें पता रहता है ये चीज़ होगी, तो उसके तो तैयार चलते हैं। तो ऐसे जो प्रचलन होते हैं, जो एक्सपेक्ट किए प्रचलन, जो ट्रेंड से उतरने वाले जो चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है दोस्तों, तो इससे मूल्य ह्रास होता है। दूसरे से कैसे होता है? मांग में परिवर्तन के कारण, यानी डिमांड में चेंज के कारण। अब ये भी उन्हें पता था कि हमेशा एक वस्तु की हमेशा एक जैसी डिमांड नहीं बनेगी। मान लो आज कोई वस्तु बहुत ज़्यादा बिक रही है, 5 साल बाद बिल्कुल ना बिके। जैसे कि पहले बेल बॉटम पैंट्स चलती थी, जैसे कि अमिताभ बच्चन जो पहनता था, आप लोगों ने देखा, उसका बहुत ट्रेंड था, तो बहुत अच्छा है, हाई था। और आज क्या है? जीरो मोरी की चलती हैं, तो बेल बॉटम क्या है? उनका ट्रेंड खत्म, तो उनका मूल्य में कमी। दोस्तों, तो ये भी क्या है? ये एक्सपेक्ट की चीज़ होती है, ये तो हमको पता ही होती है कि हमेशा वस्तु की मांग एक जैसी नहीं रहेगी, तो उसके लिए भी उत्पादक क्या है? ट्रेंड होकर चलता है। ठीक है, तो ये जो ऐसी चीज़ें जो उत्पादक को पता होती है ये चीज़ें होंगी, यानी कि जो उसे एक्सपेक्ट करके चलता है, जो उसे पता है कि ये होंगी, तो उस ऐसे प्रचलन को प्रत्याशित प्रचलन कहते हैं। तो इनके कारण भी क्या है? मूल्य ह्रास होता है वस्तुओं का। अब दूसरा अप्रत्याशित प्रचलन, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, जो नॉन एक्सपेक्टेड होती है, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहला, प्राकृतिक विपदाओं के कारण। अब कोई बिजनेसमैन खोलेगा, कोई भी बिजनेसमैन किसी ने बिजनेस खोला, और उसे ये थोड़ी पता है कल को भूकंप आ जाएगा, वो एक्सपेक्ट कर थोड़ी चलता है, वो तो एक्सपेक्ट करके ये चलता है। लॉस प्रॉफिट किस पे एक्सपेक्ट करके चलता है? डिमांड पे लेके चलता है, सप्लाई पे लेके चलता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी लेके चलता है कि भूकंप आएगा कल को तो मैं तैयार रहूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो प्राकृतिक विपदा है जो हमने एक्सपेक्ट कभी नहीं की होती है। तो इनके कारण जो क्या होता है? इनके कारण जो मूल्य में कमी आती है वस्तुओं के, वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? अप्रचलन कहलाता है। और दूसरा क्या? आर्थिक मंदी के कारण। अब आर्थिक मंदी जैसे इस समय चल रही है आर्थिक मंदी, इस समय आप लोगों को पता था कि देखिए वैसे इस समय दोनों ही है, प्राकृतिक विपदा भी और आर्थिक मंदी दोनों ही है। कैसे? प्राकृतिक विपदा नेचर से ये तरह से वायरस आया कोरोना, ठीक है, उसके कारण पूरा डिमांड पूरा मार्केट तबाह हो गया, और उस प्राकृतिक विपदा के कारण बाजार में पूरी आर्थिक मंदी छा गई है। ठीक है, तो उस समय क्या है? लोगों ने सोचा थोड़ी था कि आपने कभी सोचा था कि कोरोना आएगा? नहीं ना। तो उसके कारण क्या है? मूल्य ह्रास हुआ वस्तुओं चीज़ों में, अब बिक नहीं ज़्यादा चीज़ें, तो ये भी इसका कारण है।
एप्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था ये टॉपिक मूल्यह्रास का। आशा करता हूँ वो समझ आएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना है। 3 नंबर में 4 नंबर से डिफरेंस आ जाता है, उसका डिफरेंस। ठीक है, आप खुद लिखेंगे, मैं बस समझाऊंगा, खुद लिखेंगे आप उसका डिफरेंस। अगर आपको समझ आएगा तो आराम से डिफरेंस लिख पाओगे। अब देखिए, स्टॉक तथा प्रवाह, स्टॉक तथा प्रवाह यानी कि स्टॉक एंड फ्लो, ये होता क्या है? देखिए, स्टॉक तो आप समझ रहे होंगे, स्टॉक आप पढ़ते आ रहे हो। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक एक तरह से भंडार होता है ना, आप पढ़ते आ रहे हैं। भंडार यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, इकट्ठा है यानी कि फिक्स इकट्ठा ही है वो। ठीक है, तो स्टॉक होता है। प्रवाह मतलब जो फ्लो, जो इकट्ठा नहीं होती, जो चेंज, जो बदलती रहती है, कभी अभी आज यहाँ, कभी आज ये, कभी इतना, कभी इतना। ठीक है, जैसे कि बांध में रुका हुआ पानी, वो स्टॉक है, वो उतना का उतना ही है ना, वो इकट्ठा वहीं पे रुका पड़ा है। अब और नदी में बहता पानी, वो क्या है? प्रवाह है। वो जो आज नदी में पानी है, एक सेकंड वो दूसरा जगह आ गया। ठीक है, दूसरी जगह आ गया, तो नदी में बहता पानी प्रवाह है। देखिए, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। स्टॉक समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। देखिए, इसकी डेफिनेशन इतनी छोटी है, बहुत अच्छी है। यानी कि समय के एक निश्चित बिंदु पर, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, एक फिक्स बिंदु पे, फिक्स बिंदु पे। यानी कि मैंने मान लीजिए कि आज मेरे अकाउंट में 2020 में 1000 रुपये हैं, तो मैं ये मानने चलूँगा कि मेरे 2021 तक मेरे अकाउंट में 2000 रुपये होंगे। तो मैंने एक निश्चित बिंदु पे मापा, 2019 से लेकर 2020, एक निश्चित बिंदु, यानी कि एक साल का एक निश्चित बिंदु ये मैं ना भैया, मैं सोचता कि 2025 तक, तो एक निश्चित टाइम फिक्स करके या बिंदु पे, जो मैं चीज़ों को बिंदुओं पर मापे जाने वाली मात्रा है, जो भी जो मेजरमेंट कर रहा हूँ, एक निश्चित बिंदु रखकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरा जो स्टॉक बना रहेगा वो होता है। ठीक है, उदाहरण है पूंजी। ठीक है, अब प्रवाह देखिए, समय की विशिष्ट अवधि में मापे जाने, यानी कि विशिष्ट अवधि में, यानी कि इसका एक बिंदु नहीं है, एक अवधि पर, समय पर, टाइम पर। अवधि मतलब जैसे कैसे कि मेरे को 150 रुपये मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं, तो एक दिन में मेरे 5 रुपये खर्च हो सकते हैं। ठीक है, या मेरे एक दिन में 10 रुपये खर्च हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या मेरे 3 दिन में 10 रुपये खर्च हो सकते हैं। यहाँ पे क्या अवधि में मापा जा रहा है? अवधि कैसी? एक दिन, एक मास, 1 घंटा। ठीक है, तो ये क्या सारी अवधि, ये अवधियाँ हैं, यानी जो इन पर मापा जाता है। एक निश्चित बिंदु नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 माह, यानी कि निश्चित अवधि नहीं है, मतलब निश्चित बिंदु नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे पूंजी का निर्माण। अब आप समझा दो कि पूंजी क्या है। जैसे आपने 10,000 लगाया, निवेश करा 10,000, वो स्टॉक है। अब वो कम ज़्यादा नहीं होगा, वो 10 साल बाद भी आपका जो स्टॉक है शुरुआती, वो क्या रहेगा? 10,000 रहेगा। लेकिन जो पूंजी का निर्माण है वो कम ज़्यादा रहेगा। कभी आप प्रॉफिट में कमाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, 10,000 आपने स्टार्ट करा था बिजनेस, अब वो 2 लाख का बिजनेस बन जाएगा प्रॉफिट से। तो पूंजी का निर्माण क्या है? अब आगे जाके कहीं आपका 1 लाख हो, फिर आगे जाके कहीं 4 लाख हो जाए। तो जो पूंजी का निर्माण है वो चेंज होता रहता है, प्रवाह चल रहा है उसका, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एक्चुअल स्टॉक है वो कितना? 10,000 का हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक तथा प्रवाह ये है। और अच्छे से एग्जांपल से समझने के लिए देखिए कैसे और समझाता हूँ। जैसे कि दिल्ली से मुंबई की दूरी मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और ट्रेन की रफ्तार, अब इसमें बताइए, सॉरी हाँ, तो अब देखिए इसमें बताता हूँ कि इसमें आपका स्टॉक प्रवाह क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। देखिए, दिल्ली से मुंबई की दूरी वो एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु पे हम इसे मेजरमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई 1000 किलोमीटर, वो फिक्स है। ठीक है, तो वो बदलेगी नहीं, वो 1000 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, वो स्टॉक बना हुआ है, ये थोड़ी कि आपका दिल्ली से मुंबई की दूरी 1200 हो जाएगी अपना, नहीं ना। तो एक निश्चित बिंदु है वहाँ पर ना, दिल्ली से मुंबई एक निश्चित बिंदु है मेरा। ठीक है दोस्तों, और वहीं ट्रेन की रफ्तार वो प्रवाह है। अब एक ट्रेन की रफ्तार के अवधि में, यानी कि मान लीजिए 2 घंटे पहले, मान लीजिए 4 से 5 बजे के बीच में उसकी 60 किलोमीटर रफ्तार थी, फिर 5 से 6 के बीच में उसकी 3 किलोमीटर रफ्तार थी, 30 किलोमीटर रफ्तार थी। तो क्या है, इसमें प्रवाह चेंज हो रहा है। ये रफ्तार क्या है, कभी कम ज़्यादा हो रही है, एक जैसी नहीं है, एक अवधि में मापा जा रहा है। ठीक है, यानी कभी ट्रेन 10 घंटे में मुंबई पहुंचा रही है, तो कभी 16 घंटे में, तो कभी 15 घंटे में। तो क्या है, इसकी प्रवाह क्या भी चेंज होती रहती है। तो रफ्तार, ट्रेन की रफ्तार क्या प्रवाह है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आपका स्टॉक क्या है वो दिल्ली से मुंबई हमेशा 1000 किलोमीटर रहा। तो ये स्टॉक एंड
लापरवाह हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोरोना में सब घर पे रहिए, जितना घर पे रहेंगे सेफ रहेंगे दोस्तों। लॉकडाउन का पालन करिए, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए दोस्तों, ये आशा करता हूँ आपसे। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी पॉलिटिकल वीडियो आपकी कल पॉलिटिकल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय।